प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की गणित के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस भाग में विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्रमेय संख्याओं की परिभाषा एवं उनमें आने वाली संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन सी होती हैं और प्रमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं तथा उनकी क्या परिभाषा है, तथा साथ ही इन संख्याओं के गुणधर्म जिसमें केवल आज संवृत्त गुणधर्म की जानकारी ही प्राप्त करेंगे। कक्षा 8 की गणित के अध्याय फर्स्ट प्रमेय संख्या है। वह अध्याय काफ़ी लंबा है। इस अध्याय के 3-4 वीडियो है वो बनेंगे, तो प्रत्येक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए तथा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से तैयार करनी है। इसके लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और यदि आपको कोई भी परिभाषा या सवाल अपनी कॉपी में नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद में जो भी आपको नोट करना है वो अपनी नोटबुक में नोट करके फिर आगे का वीडियो देखना है। जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिख करके मुझे बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। SLT टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रमेय संख्याएं। उसमें सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने के काम आती हैं अथवा वे संख्याएं जो केवल धनात्मक होती हैं और 1 से प्रारंभ होती हैं, ये संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाती हैं। देखिए इन संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। सवाल है जैसे x प्लस 2, नीचे उदाहरण दे रखा है, बराबर 13 है। अगर इसको हम हल करते हैं तो पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 13 और ये 2 है वो इस पक्ष से इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सरल करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये 11 एक धनात्मक संख्या है और प्राकृत संख्या है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे हमें पूर्ण संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम पूर्ण संख्या की परिभाषा जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या की आवश्यकता हमें शून्य को शामिल करने के लिए पड़ी। अब शून्य की आवश्यकता कहाँ हुई देख लेते हैं। जैसे एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस 5, यह समीकरण है। अगर हम इसको हल करेंगे तो x बराबर 5 और ये 5 है, इसका पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो -5 हो गया। जब 5 में से 5 को घटाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, शून्य की ज़रूरत पड़ी, जो शून्य प्राकृत संख्याओं में नहीं था। इसलिए हमें शून्य को शामिल करने पर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई। यानी प्राकृत संख्या को ऐसे समझिए कि ये अधूरी थी, यानी इसमें शून्य नहीं था तो ये अधूरी थी। अब इन संख्याओं को पूर्ण करने के लिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया, पूर्ण संख्या रख दिया गया। अब इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं प्राकृत हो गई। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं और धनात्मक होती हैं। इसके बाद में शून्य की आवश्यकता पड़ी तो शून्य को जब शामिल कर लिया तो हो गई पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में देखिए पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है
तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या आ गया, ऋणात्मक, यानी पूर्ण और प्राकृत संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं थी, शून्य है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे की जो भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है, लेकिन शून्य है उसको नहीं तो हम ऋणात्मक मानेंगे और नहीं धनात्मक मानेंगे। अब यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक यानी जिसको माइनस वाली संख्याएं कहते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक समीकरण दिया गया है x प्लस 18 बराबर 5। अब यदि हम इसको सरल करना चाहें तो x बराबर 5 पक्षांतरण करेंगे, 18 है वो माइनस का हो जाएगा। अब 5 में से माइनस करेंगे 18 तो बचेंगे कितने, माइनस के 13, जो कि पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में नहीं थी, इसलिए हमें पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। अब इसके बाद में देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की संख्याएं होगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं, उसमें शून्य को शामिल कर दिया पूर्ण संख्याएं, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिला दिया तो वो हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और जिसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो p/q के रूप में लिखी जाती हों और जिसमें ये q है, इस q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी p है वो प्लस माइनस हो सकती है, q है वो भी प्लस माइनस हो सकती है। ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन q की जगह आपको 0 नहीं होना चाहिए। p की जगह 0 हो सकता है, जैसे 0/2 हो सकता है। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। यह हो गई इसकी परिभाषा। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है 2x प्लस 2x बराबर 3। इसको सरल करते हैं। 2x बराबर 3, x बराबर ये 3 और 2 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो यानी ये p/q के रूप में आ गई। ये एक पूर्णांक संख्या है, 2 है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ q है वो 0 नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। इसके बाद में एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे 5x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पक्षांतरण करेंगे। 5x बराबर ये प्लस का 7 है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो -7 है, और x बराबर है -7/5। यहाँ देखिए 7 है वो ऋणात्मक संख्या है और 5 धनात्मक संख्या है। दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी 4 प्रकार की संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्रमेय संख्या। अब इन प्रमेय संख्याओं के गुण धर्म हम जानते हैं। जैसे ही हम प्रश्नावली 1 में जाएंगे, वहाँ इन गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए हमें सवालों को सरल करना है। तो सबसे पहले इन गुण धर्म को समझना हमें ज़रूरी है, प्रमेय संख्याओं के गुण धर्म को। कक्षा 8 के जो प्रमेय संख्याओं वाला अध्याय है उसमें 3 तरह के गुण धर्म हम पढ़ेंगे। पहला है समवृत्त गुण धर्म और दूसरा पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता। और यह पहला समवृत्त, दूसरा क्रम विनिमेयता और तीसरा पढ़ेंगे साहचर्य या इसको सहचारिता भी कहते हैं। तो यहाँ हम केवल समवृत्त गुण धर्म के बारे में ही आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं समवृत्त गुण धर्म। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के लिए
समृद्ध गुण धर्म को देखते हैं। पूर्ण संख्याएं आपको पता ही है कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और धनात्मक संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 होती हैं, धनात्मक संख्याएं उनमें शून्य को और शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है समवृत्त क्या होता है। समवृत्त क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ 2 वृत्त बनाए हुए हैं और उनमें संख्याएं लिख रखी हैं। दोनों जो वृत्त हैं उनमें सेम संख्याएं लिख रखी हैं 0 से 9 तक, आगे तक की भी और लिख सकते हैं। मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उल्लेख किया है। अब इन 2 वृत्तों को काम में लेते हुए हम संक्रियाओं का पूर्ण संख्याओं के लिए इनको काम में लेते हुए हम योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की संक्रियाएं करेंगे और उनमें देखेंगे कि वो समृद्ध है या नहीं है। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं, उदाहरण दे रखा 0 + 5, ये इस व्रत में है, यानी इस व्रत से हमने 0 और 5 लिया और योग यानी प्लस की क्रिया की उसमें, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आया। 5 है वो दूसरे व्रत में है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये योग में समृद्ध है, यानी जो पहले व्रत में संख्याएं हैं और जो हमने सरल किया, इनमें से 2 संख्याओं को हमने लिया और उनका योग किया, तो जो दूसरा व्रत है उसमें भी सेम ही संख्या है 0 से 9 तक है, तो उसमें ये 5 आ गया। एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे हमने इसमें से 4 और 7 ले लिया। 4 पहले व्रत में से 4 लिया और दूसरी संख्या 7 ली, इनका योग करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 11। तो यानी इस व्रत में अगर हम आगे और बढ़ा दें 10 से 11 इस तरह से संख्याएं और कर लें तो 11 है वो इसी व्रत में आ गया, यानी ये भी क्या है, पूर्ण संख्या ही आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 2 पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही आती है, वह समवृत्त कहलाता है। अब आगे देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन यानी बाकी, 2 पूर्ण संख्याओं की बाकी करेंगे तो अगर पूर्ण संख्या ही आती है तो वो समवृत्त संख्या है, अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है तो वह समवृत्त नहीं है। देखिए यहाँ हमने 2 पूर्ण संख्याएं ली, 5 और 7, इनकी बाकी की तो उत्तर हमारे पास क्या आया, -2। क्योंकि -2 है वो तो पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्याओं में केवल शून्य और धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं समवृत्त नहीं है। अगर 5 में से हम 7 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो हम प्लस के, हमारे पास प्लस के 2 आते हैं, ये तो समवृत्त है। लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कि 5 में से हम 7 घटाएं तो माइनस वाली संख्याएं आ जाएंगी, तो यानी पूर्ण संख्याएं हैं व्यवकलन में समवृत्त नहीं होती। अच्छे से समझना है आपको। अब देखते हैं गुणन, यानी 2 पूर्ण संख्याओं का हम गुणा कराएंगे। अगर उत्तर हमारे पास में पूर्ण संख्या ही आता है तो ये पूर्ण संख्याएं गुणन क्रिया में समृद्ध होती हैं। जैसे हमने लिया 2 और 4, 2 और 4 का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह से 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो वो भी 6 आएगा, क्योंकि 6 और 8 दोनों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए गुणन क्रिया में पूर्ण संख्याएं समृद्ध कहलाती हैं। अब देखते हैं इसके बाद में भाग की क्रियाएं। 2 पूर्ण संख्याएं लेनी हमें, एक 5 ले ली और दूसरी 8 ले ली, इनमें भाग की क्रियाएं कराएंगे। 5 भाग को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं 8, तो यहाँ हम इसको सरल करेंगे तो दशमलव में उत्तर आएगा। चूँकि दशमलव संख्या है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, यानी ये क्या आ गई, परिमेय संख्याएं आ गई, इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग क्रिया में भी समृद्ध नहीं होती हैं। यह हो गई पूर्ण संख्याओं की योग, व्यवकलन, गुणन और भाग संक्रिया। तो पूर्ण संख्याएं केवल योग और गुणन क्रिया में तो समृद्ध होती हैं, व्यवकलन और भाग में समृद्ध नहीं होती हैं। आपको इतना सा याद रखना है कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन क्रिया में समृद्ध होती हैं, व्यवकलन और भाग की क्रिया में समृद्ध नहीं होती।
इसी प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। प्राकृत संख्याएं मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, आप उनको करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। प्राकृत संख्याएं हैं वो 0 नहीं होती है, उसमें केवल 1 से आगे की संख्याएं होती हैं, केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे हमने लिया 2 + 4, इनका योग करेंगे 6 आएगा, तो 6 क्या है? प्राकृत संख्या है। इसी तरह से 3 और 7 का योग करेंगे तो 10 आएगा, ये भी क्या है? प्राकृत संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग की क्रिया में सम्मिलित होती हैं। अब व्यवकलन यानी बाकी करके देखते हैं। 5 में से हमने 4 घटाया तो कितना बचा? 1 बचा। 1 है वो तो प्राकृत संख्या है। लेकिन यदि हम 4 में से 6 घटा दें तो माइनस के 2 शेष बचेंगे, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन में सम्मिलित नहीं होती हैं। सेम पूर्ण संख्याओं की तरह हो गया। पूर्ण संख्याएं भी योग की क्रिया में क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं, व्यवकलन में सम्मिलित नहीं होती हैं। अब देखते हैं गुणन क्रिया में। जैसे 4 को हमने 3 से गुणा किया तो 12 आ गया। इसी तरह से 5 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे 35 आएगा। ये दोनों क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, इसलिए प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं गुणन क्रिया में भी सम्मिलित होती हैं। अब करते हैं भाग की क्रिया। 7 है, उसमें हमने 3 का भाग दिया, 7 में 3 का भाग देंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, यानी 2 सही 1/3 आएगा, तो ये भिन्न संख्या हो गई। इसलिए भाग की क्रिया में भी, यानी ये माने तो हम प्रमेय संख्या इसको मान सकते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हैं वो भाग क्रिया में भी सम्मिलित नहीं होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में योग और गुणन में तो सम्मिलित होती हैं और व्यवकलन और भाग में सम्मिलित नहीं होती हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे मैंने पूर्ण संख्याओं के लिए 2 वृत्त बना करके उनमें संख्याएं लिखी थी, उसी तरह से मैंने यहाँ 2 आयत बना करके उसमें पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं, यानी इसमें प्लस की भी हैं और माइनस की संख्याएं भी हैं। इनका योग कराते हैं। जैसे उदाहरण मैंने एक दिया है -6 + 5, इनका योग करते हैं तो माइनस का 1 आता है, यानी ये पूर्णांक संख्या है। -7 है, उसमें हमने माइनस के 5 को ऐड किया तो माइनस के 12 आएंगे, तो ये भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग की संक्रिया में सम्मिलित होती हैं। अब देखते हैं व्यवकलन यानी बाकी संख्याएं ली हमने 7 - 5। 7 में से अगर 5 को घटाएंगे तो प्लस के 2 आएंगे, यह पूर्णांक संख्या है। 5 में से अगर माइनस करेंगे 7 को तो -2 बचेगा, ये पूर्णांक संख्या है। -6 है, उसमें से -8 को घटाएंगे तो माइनस माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 6 -6 + 8 है तो प्लस के 2 बचेंगे। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवकलन यानी बाकी करने पर पूर्णांक संख्याएं ही आती हैं। यदि हम 2 पूर्णांक संख्याओं की बाकी करेंगे, व्यवकलन करेंगे, तो उनमें पूर्णांक संख्याएं ही आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन की क्रिया में सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं गुणन क्रिया। दो पूर्णांक संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 5 और 8 लिया, 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, यानी ये पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से -5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा, यह भी पूर्णांक संख्या है। अब दोनों संख्याएं हमने ऋणात्मक ले ली, -5 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस है मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, यानी 40 आएंगे। तो गुणन क्रिया में भी हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अब देखते हैं भाग की क्रिया। 2 पूर्णांक संख्याओं का यदि हम डिवाइड करेंगे तो वे सम्मिलित होती हैं या नहीं होती हैं।
देखिए 5 को हमने डिवाइड किया 8 से, यानी 5 में हमने 8 का भाग दिया तो 5/8 होगा। ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी ये प्रमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग की क्रिया में सम्मिलित नहीं हैं। तो हमने अब तक 3 संख्याओं के संक्रियाओं के सम्मिलित पढ़ लिए हैं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं योग और गुणन की क्रिया में सम्मिलित होती हैं, व्यवकलन और भाग की क्रिया में सम्मिलित नहीं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन की क्रिया में तो सम्मिलित होती हैं, लेकिन भाग की क्रिया में सम्मिलित नहीं होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याओं की परिभाषा मैंने पहले भी बता दी है, एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। प्रमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन Q है उसमें शून्य नहीं होना चाहिए। वे होती हैं प्रमेय संख्याएं। अब देखिए इनमें भी सम्मिलित हम देखते हैं कि प्रमेय संख्याएं हैं वो योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की क्रिया में सम्मिलित होती हैं या नहीं होती हैं। 2 प्रमेय संख्याएं हम लेते हैं और उनकी योग की क्रिया कराते हैं। पहली प्रमेय संख्या हमने ली 3/8 और उसमें ऐड करेंगे -5/7 को। तो इस तरह के भिन्न वाली संख्याएं हैं। प्रमेय संख्याएं एक तरह से भिन्न की संख्याएं होती हैं, उनका योग और बाकी करते समय हमें जो हर वाली संख्याएं हैं उनका लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, जिसको लसप बोलते हैं। तो 8 और 7 का लसप यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब इस 56 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 8 7 56, 7 आएगा। 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का भाग 56 में देंगे तो 8 आएगा, और 8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएंगे। अब -40 में से 21 को घटा देंगे तो -19 बचेंगे और नीचे आ जाएगा 56। तो -19/56 है वो एक प्रमेय संख्या है। इसी तरह से एक उदाहरण नीचे और देखते हैं। -3/8 है, उसमें हम -4/5 को ऐड करते हैं तो 8 पंजे 40, 8 और 5 का लसप 40 आ जाएगा। अब 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएंगे। यह प्लस का निशान जो का त्यों आ जाएगा। अब 40 में इस 5 का भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। माइनस का प्लस माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। 15 और 32 को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, और बट्टे में 40, तो -47/40 ये एक प्रमेय संख्या है। इसी तरह से ये एक उदाहरण और दिया गया है, इसको भी आप सरल कर सकते हैं। 4/7 प्लस 6/11 ये 2 प्रमेय संख्याएं हैं। इनका भी अगर योग करते हैं तो हमारे सामने प्रमेय संख्या आती है या नहीं आती है। या आप वीडियो को पॉज करके स्वयं इसको हल कीजिए और देखिए कि जो आंसर आता है वो प्रमेय संख्या आता है या नहीं है। निश्चित रूप से आपका आंसर है वो एक प्रमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वो योग की क्रिया में सम्मिलित होती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं व्यवकलन यानी बाकी। प्रमेय संख्याओं की अगर हम बाकी करते हैं तो जो आंसर आता है वो प्रमेय संख्या आता है या नहीं आता है। हमने संख्या ली -5/7, इसमें से माइनस करेंगे 2/3 को, वही है प्लस है। प्रमेय संख्याओं की योग और बाकी करते समय हमें लसप हर वाली संख्याओं का लसप ज्ञात करके सरल किया जाता है। तो 7 और 3 का लसप लेंगे 21 आएगा।
21 में 7 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 3 15, ये निशान माइनस का ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 है तो 15, माइनस के 15 आ जाएंगे और ये आ जाएंगे माइनस के 14। दोनों का योग करेंगे, यानी माइनस माइनस है, योग करते समय आपको माइनस माइनस को प्लस नहीं कर देना है, निशान है वो माइनस का ही रहेगा और संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो -15 और -14 का योग करेंगे तो माइनस के 29 आएंगे और बट्टे 21 के जो LSA पे था वो 21 वाला जो का त्यों आ जाएगा। तो -29/21 है वो एक प्रमेय संख्या है। इसी तरह से एक सवाल है वो और करते हैं। 5/8 है -4/5, दोनों का LSA पे लेंगे 40 आएगा, 40 में 8 का भाग देंगे 5 आएगा और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 40 में 5 का भाग देंगे 8 आएगा और 8 चौके 32 और ये माइनस माइनस आ जाएगा, 25 माइनस है 32। इसको सरल करेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये 7 है वो माइनस का आएगा, -7/40 जो एक प्रमेय संख्या है। एक है जो सवाल और दिया गया है वो अब आपको स्वयं करना है। 3/7 माइनस है -8/5। पहले जो 2 सवाल बताए मैंने उसी तरह से आपको ये सवाल भी करना है और आपको पता लगाना है कि जो आंसर आता है वो P/Q के रूप में आता है या नहीं आता है। तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर आएगा वो एक प्रमेय संख्या ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं व्यवकलन की क्रिया में भी सम्मिलित होती हैं। प्रमेय संख्याएं योग की क्रिया में सम्मिलित होती हैं, व्यवकलन की क्रिया के अंतर्गत भी सम्मिलित होती हैं। अब देखते हैं गुणन, यानी गुणन क्रिया में प्रमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं या नहीं होती हैं। 2 प्रमेय संख्याएं हमें लेनी हैं और उनका मल्टीप्लाई कराना है यानी गुणा कराना है। -2/3 जो एक है प्रमेय संख्या है और 4/5 ये भी एक प्रमेय संख्या है। इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, तो -8/15 है वो एक प्रमेय संख्या है। इसी तरह से 3/7 है और 2/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और 7 पंजे 35 आ जाएगा, तो 6/35 है वो भी एक प्रमेय संख्या है। -4/5 इंटू -6/11, -4 का -6 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। केवल गुणन क्रिया में ही निशान है आपस में गुणा होते हैं, योग और बाकी की क्रिया में निशान ज्यों के त्यों रहते हैं। तो माइनस है को माइनस से जब गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24 और 5 को 11 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, तो 24/55 है वो एक प्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी सम्मिलित होती हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि प्रमेय संख्याएं वो योग, व्यवकलन और गुणन तीनों संक्रियाओं में तो सम्मिलित होती हैं। अब अंत में पढ़ते हैं हम भाग की क्रिया। देखते हैं कि प्रमेय संख्या भाग की क्रिया में भी सम्मिलित होती है या नहीं। उदाहरण दिया गया है यहाँ -5/3 और इसको डिवाइड करेंगे 2/5 से। तो जो भाग वाली संक्रियाएं हैं उसको सरल करने के लिए भाग के निशान को मल्टीप्लाई यानी गुणा के निशान में बदल देंगे। ये -5/3 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। इस भाग को कर देंगे गुणा में और गुणा में करते ही आपको ध्यान रखना है अंश है वो हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, यानी ये 2/5 है वो 5/2 के रूप में हो जाएगा। अब इनको ऊपर वाले गुणन क्रिया की तरह ही करना है। -5 को +5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -25 आ जाएंगे और 3 दूनी 6, तो -25/6 है वो तो एक प्रमेय संख्या है। अब आगे और करके देखते हैं। 2/7 है, 2/7 है भाग 3/5, ये 2/7 है और भाग है 5/3। इसको सरल करेंगे तो यहाँ इस भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और ये 3 ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएगा।
2/7 गुणा 3/5। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। तो 6/35 है वो एक प्रमेय संख्या होगी। एक और देखते हैं उदाहरण है -3/8 है और इस भाग को कर देंगे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा और माइनस है 2 नीचे आ जाएगा। तो 9 × 27 माइनस के 27 और 8 दूनी 16 माइनस के 16 -27/-16 ये भी एक प्रमेय संख्या है। लेकिन एक उदाहरण हम देखते हैं कि यदि 2 में भाग दिया जाए 0 का, इसको हम 2/0 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने प्रमेय संख्याओं की परिभाषा में देखा था कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 2 में अगर 0 का भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग की क्रिया के अंतर्गत समृत नहीं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं हैं वो योग, व्यवकलन और गुणन में तो समृत होती हैं, लेकिन भाग की क्रिया में समृत नहीं होती हैं। हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और प्रमेय संख्याएं, यानी चारों प्रकार की संख्याओं का हमने समृत गुणधर्म पढ़ा है। इस गुणधर्म का हम सारांश यहाँ देख लेते हैं। अब तक का जितना पढ़ा उसका सारांश यहाँ देखते हैं। और यहाँ एक तरफ ये संख्याएं दी हुई हैं, प्रमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, और इस तरफ आपकी संक्रियाओं के नाम दिए हुए हैं। जैसे प्रमेय संख्या है वो योग की क्रिया में समृत होती है। हमने देखा था अभी कि प्रमेय संख्याएं हैं योग, व्यवकलन, गुणन। यह योग, यह व्यवकलन और यह गुणन, इन तीनों में समृत होती है, भाग की क्रिया में समृत नहीं होती है। इसी तरह से पूर्णांक संख्याओं में हमने देखा कि योग, व्यवकलन और गुणन तीनों क्रियाओं में पूर्णांक संख्याएं समृत होती हैं। लास्ट में जो भाग की क्रिया है उसमें समृत नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं हैं वो योग और गुणन में तो समृत होती हैं, लेकिन व्यवकलन और भाग की क्रिया में समृत नहीं होती हैं। इसी तरह से प्राकृत संख्याएं भी योग और व्यवकलन में तो समृत होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याएं योग और गुणन क्रिया में समृत होती हैं, लेकिन व्यवकलन और भाग की क्रिया में समृत नहीं होती हैं। आपको इनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। यानी प्रमेय और पूर्णांक संख्याओं को एक साथ याद रखना है, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं को एक साथ रखना है। तो प्रमेय और पूर्णांक संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन में समृत होती हैं, केवल भाग में समृत नहीं होती। पूर्ण और प्राकृत संख्याएं योग और गुणन में समृत होती हैं, व्यवकलन और भाग में समृत नहीं होती हैं। ये आज के पाठ का सार है। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ द्रुत गति से। आज के पाठ में हमने पूर्ण, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और प्रमेय संख्याओं की परिभाषा एक बार दोहरान कर देता हूँ। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गणना के काम में आती हैं, 1 से शुरू होती हैं और आगे तक चली जाती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, और जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और प्रमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हो गई प्रमेय संख्याएं। अब इन प्रमेय संख्याओं का हमने केवल एक गुणधर्म आज पढ़ा है, समृत गुणधर्म, जिसको मैंने बताया कि आपको दो संख्याओं को दो के जोड़े में आपको डिवाइड करना है। परिमेय और पूर्णांक संख्याओं को एक साथ याद रखना है। योग, व्यवकलन और गुणन क्रिया में समृत होती हैं, भाग की क्रिया में समृत नहीं होती हैं। ये किस तरह से होती हैं मैंने प्रत्येक का उदाहरण दे करके आपको समझा दिया है। इसी तरह से पूर्ण और प्राकृत संख्याओं को आपको एक ग्रुप में रखना है। इनमें आपको याद रखना है कि योग और गुणन की क्रिया समृत होती है और व्यवकलन और भाग की क्रिया समृत नहीं होती है। विद्यार्थियों, आज का जो लेसन है वो यहीं समाप्त होता है। अब
बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो नोट कीजिए आज का क्वेश्चन। कौन कौन सी क्रियाएं परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं? यानी सभी संख्याओं में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो सम्मिलित होती हैं। उन क्रियाओं के नाम आपको कमेंट में लिख करके बताना है। कि प्यारे बच्चों, मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में।